वेलकम टू लर्न विद एचके। अगर आपका एम बोर्ड्स एग्जाम या प्री फाउंडेशन है या आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं तो ये आपके लिए प्लेटफॉर्म है। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 से पहले जितनी भी थ्योरी दी गई है और जितने भी एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं उसको हम लोग इस वीडियो में करेंगे। कंटेंट्स इस वीडियो में क्या है? सबसे पहले हम लोग इरेशनल नंबर को रिविजिट करेंगे, फिर थ्योरम नंबर 1.2 का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ पढ़ेंगे और इसके बाद इसी को यूज करके सारे एग्जाम्पल्स को एक एक करके बकायदा सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू एनसीईआरटी और साथ साथ इस वीडियो में जो भी लेक्चर नोट्स हैं और इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। ओके, सो बिना देरी किए हम लोग वीडियो को प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इर्रेशनल नंबर को वापस से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A number s is irrational if it cannot be written in the form p by q। बेसिकली हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़े थे कि कोई भी नंबर अगर रैशनल नंबर नहीं है, मतलब एक रियल नंबर जो कि रैशनल नंबर नहीं है, दैट विल बी एन इररेशनल नंबर। ठीक है, और रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि इफ अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड p and q आर को प्राइम्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो उसको रैशनल कहते हैं। तो अगर कोई भी नंबर p by q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे इररेशनल नंबर। ठीक है, एनी नंबर दैट इज नॉट रैशनल बट रियल इज इररेशनल। ओके, हाँ, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ नंबर s इज इररेशनल इफ, इसको नहीं लिख सकते हैं हम लोग p by q के फॉर्म में जहाँ पे p और q इंटीजर्स हों और q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं इसके। रूट टू एक इररेशनल नंबर है, पाई एक इररेशनल नंबर है, रूट थ्री एक इररेशनल नंबर है और ऐसे नंबर्स जो कि डेसिमल प्लेस के बाद भी नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब कि कभी भी नहीं रुकने वाले हो, मतलब कि ये इनका जो डेसिमल प्लेस के बाद वैल्यूज होंगी ये आती जाएंगी, कभी नहीं रुकेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं होगा। और नॉन रिपीटिंग हो, कोई एक पैटर्न नहीं फॉलो करता हो, जैसे यहाँ पे 1 0 लिख रहा है पहले, फिर 1 1 0 लिख रहा है, फिर 1 1 1 0 लिख रहा है। तो ये एक ही चीज बार बार नहीं हो रही है, अलग अलग चीज आ रही है। एक ही चीज अगर बार बार रिपीट होगी तो उसको भी हम लोग रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दिस विल ऑल्सो बी एन एग्जाम्पल ऑफ इररेशनल नंबर। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में क्लास 9th के बारे में पढ़ाया गया। ठीक है, अच्छा, बट क्लास 9th में क्या नहीं पढ़ाया गया? क्लास 9th में ये नहीं पढ़ाया गया है कि इसको प्रूफ कैसे करते हैं, हाउ टू प्रूफ इफ अ नंबर इज इररेशनल। ठीक है, वो हम लोग इस सेक्शन में देखेंगे जो कि 1.2 एक्सरसाइज के पहले का सेक्शन है। ठीक है, इसमें जो भी चीज पढ़ाया जाएगा वो 1.2 एक्सरसाइज में यूज होगी। ठीक है, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले एक थ्योरम आता है, थ्योरम 1.2। ठीक है, लेट p बी ए प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। थ्योरम ये स्टेट करता है कि मान लेते हैं कि p एक प्राइम नंबर है, p एक प्राइम नंबर मान लिए, अगर a स्क्वायर एक नंबर है, a स्क्वायर जो कि p से डिविजिबल है। ठीक है, p एक प्राइम नंबर है, a स्क्वायर एक नंबर है जो कि p से डिविजिबल है, तो a भी p से डिविजिबल होगा। ये है, ये थ्योरम बताता है। ठीक है, जहां पे a क्या है? a एक पॉजिटिव इंटीजर है। a स्क्वायर का जो रूट्स हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे कि 16 के रूट्स हो सकते हैं +4 -4। -4 का स्क्वायर करने पे भी 16 आएगा, +4 करने का भी का स्क्वायर करने पे भी 16 आएगा। पर यहाँ पे सिर्फ हम लोग को a इज अ पॉजिटिव इंटीजर वाला चीज देखना है, मतलब +4 ऐसा कुछ। ठीक है, फिर से इसको बताते हैं एक बार। अगर p एक प्राइम नंबर है और a स्क्वायर p से डिवाइड होता है, डिविजिबल है, तो a भी p से डिवाइड होगा जहाँ पे a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को इसका प्रूफ देखना है। किसी भी इररेशनल नंबर को प्रूफ करने के लिए कि वो इररेशनल है, उसके पहले हम लोग को ये थ्योरम प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए करते हैं। तो देखिए, कोई भी प्रूफ या कोई भी सोल्यूशन देने की स्ट्रेटजी जो होती है बोर्ड्स के एग्जाम में, सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है कि आप पहले प्रॉपरली गिवन स्टेट करिए। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको बकायदा लिखिए। दूसरा चीज, आप बताइए कि आपको निकालना क्या है या आपको प्रूफ क्या करना है। ठीक है, दो ही काम होते हैं, या तो कुछ निकालना है, कुछ वैल्यू निकालनी होगी, या तो कुछ प्रूफ करना होगा, उसको ही प्रॉपरली स्टेट करना है।
और तीसरा चीज फिर प्रूफ या सोल्यूशन, अगर कोई वैल्यू निकालनी है तो सोल्यूशन, और अगर कुछ प्रूफ करना है तो प्रूफ। इस सेक्शन पे पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। ओके, हाँ, सबसे पहले लिखा है कि यहाँ पे हम लोगों ने गिवन स्टेट कर दिया कि p एक प्राइम नंबर दिया हुआ है। ओके, a स्क्वायर जो है वो p से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, वेल गुड। और a एक पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा, ये तीन चीज स्टेट की गई हैं और हम लोग को प्रूफ करना है कि a इज डिविजिबल बाई p, a जो है p से डिवाइड होता है। ओके, तो हम लोग ने इससे पहले थ्योरम 1.1 पढ़ा था, उसमें हम लोग यूनिकनेस के बारे में पढ़ा था, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन की, ठीक है, उसका इसमें हम लोग यूज करेंगे। ओके, सबसे पहले एक आर्ग्यूमेंट लिखते हैं। आर्ग्यूमेंट क्या है कि इफ वी कैन राइट p a square equals to sum p1 p2 p3, a स्क्वायर नहीं a को लिख रहे हैं, p3 डैश 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 करते करते pn। a भी तो एक पॉजिटिव नंबर है ना, प्राइम हो कंपोजिट हो कुछ तो होगा, ठीक है। तो अगर एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, तो a को भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कुछ ना कुछ नंबर्स के फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन बनेगा, राइट। कुछ तो होगा, जैसे कि अगर एग्जांपल लेते हैं 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 2 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो 18 को लिख सकते हैं ना 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे जैसे p1 जो है 2 ले लिया, p2 जो है 3 ले लिया और p3 भी 3 ले लिया, ठीक है, कुछ भी ले सकता है। हाँ, तो इसी तरीके से a भी अगर कोई नंबर है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, a कैन बी रिटन एज p1 p2 p3 pn, वेयर, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि वेयर p1 p2 डैश 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 pn आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। कुछ नहीं किया यहाँ पे बस हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं a का, ठीक है। नाउ a स्क्वायर इज इक्वल टू, a स्क्वायर को a का स्क्वायर लिख सकते हैं, और a की वैल्यू हम लोग बोले हैं कि p1 p2 p3 समथिंग इनटू pn, ऐसे करते करते pn तक। तो ये क्या हो जाएगा, p1 p2 p3 करते करते pn का स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी को थोड़ा आगे लिखते हैं, तो a स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर p3 स्क्वायर करते करते pn स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, इसमें भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन में जो गिवन है उसका यूज करते हैं। हम लोग के क्वेश्चन में गिवन दिया था कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई p, a स्क्वायर p से डिवाइड होता है। तो इतना तो पता है हम लोग को कि ये जो a स्क्वायर हमने यहाँ पे लिखा है p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर करते करते pn स्क्वायर, इसमें से एक न एक फैक्टर तो p होगा, क्योंकि p तो डिवाइड करता है a स्क्वायर को, ठीक है। इसी आर्गुमेंट को बस लिख रहे हैं, सिंस a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई p, ये चीज गिवन है हम लोग को, दिया हुआ है, ठीक है। सिंस a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई p, so one of the factors of from p1 p2 p3 to pn must be p। ये बात समझ में आई मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा कि a स्क्वायर से डिविजिबल है p से, तो कम से कम एक फैक्टर जो है p1 p2 p3 से लेकर pn तक, इसमें से एक ना एक फैक्टर तो p ही होगा। बात सही है? क्यों होगा, कैसे बोल सकते हैं ये बात? by using fundamental theorem of arithmetic। क्या स्टेट करता था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक?
वो ये स्टेट करता था किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम लोग करेंगे तो उसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो यूनिक होते हैं। ठीक है, उनको इंटू करने का, मल्टीप्लाई करने का ऑर्डर हम लोग चेंज कर सकते हैं, पर जो फैक्टर्स बनते हैं वो तो यूनिक ही होते हैं। ठीक है, तो अगर यूनिक हैं तो यहाँ पे हम लोग ने स्टेट किया कि ए स्क्वायर P1 P2 P3 से लेकर Pn से भी डिविजिबल है और P से डिविजिबल है। तो इन P1 P2 P3 से लेकर Pn में से कोई एक न एक P जरूर होगा, क्योंकि अलग अलग फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि P उसमें से नहीं है। तो अगर P उसमें नहीं होता तो मतलब ए स्क्वायर P से अलग डिविजिबल है और इन सबसे अलग, इनमें से कोई भी P नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन तो एक ही होगा। ठीक है, ये बात हमने लिखी। अब हमारा काम इजी होने वाला है। अब क्या करना है, अब हम लोगों ने ये बोल दिया कि P1 P2 P3 से लेकर Pn तक कोई ना कोई एक P है। सो A इज इक्वल टू P1 P2 से लेकर Pn, राइट। सो ने सिंस thus P is also a factor of A। P A का भी फैक्टर है, यानी कि P A को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, या इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि A डिवाइड्स P। ठीक है, if A डिवाइड्स, उल्टा लिख दिए, P डिवाइड्स A if P डिवाइड्स A स्क्वायर। यही बात हमने प्रूफ की। शुरुआत में हमने आर्ग्यूमेंट दिया कि P जो है वो A स्क्वायर को डिवाइड करता है। ठीक है, तो P A को भी डिवाइड करेगा, यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, हेंस प्रूफ। ठीक, समझ में आया प्रूफ? ठीक है, प्रूफ बहुत इजी है समझना इसको, बस उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना आना चाहिए। ठीक है, प्रॉपरली आर्ग्यूमेंट्स स्टेट करने हैं, प्रॉपरली जो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसमें उसको स्टेट करना है, गिवन वगैरह स्टेट करना है। ठीक है, और लास्ट में प्रूफ कर देना है। चलिए बढ़िया, आगे प्रोसीड करते हैं। अब हमने ये थ्योरम प्रूफ कर दिया है, तो हम लोग इसको अब से डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। और अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है। एक एक करके और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले √2 को प्रूफ करते हैं कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। ओके, चलिए। अच्छा, किसी को भी इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए आपके दिमाग में बस एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि हम लोग उसकी डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। डेफिनेशन में ये था कि हम लोग उसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पे P और Q इंटीजर्स हैं, Q is not equal to 0 and P and Q are co-primes। ठीक है, co-primes मतलब उसके उनमें एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें प्रॉपरली हम लोग ने गिवन है कि एक नंबर √2 दिया है और प्रूफ ये करना है कि √2 इरेशनल है, और फिर प्रूफ सेक्शन ऐसे प्रॉपरली स्टेट कर लेना है। ठीक है, इसको हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन के मेथड से प्रूफ करते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। लेट्स अज्यूम √2 इज रैशनल। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड बहुत इजी है। जो भी आपको प्रूफ करने को दिया गया है उसका अपोजिट चीज मान लीजिए। ठीक है, उसका अपोजिट चीज मानना है, फिर कुछ 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 करके आपको एंड में उसको रॉन्ग प्रूफ करना है। कैसे रॉन्ग प्रूफ करना है? जो भी आप एज्यूम करोगे उसको एंड में उसकी एक ना एक कोई प्रॉपर्टी है जो कि सेटिस्फाई नहीं होगी एंड में। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन का प्रोसेस फिर से समझिए। पहले जो भी दिया गया है प्रूफ करने के लिए उसका उल्टा आप मान लीजिए, और उसकी एक ना एक प्रॉपर्टी जो है, जो आपने शुरुआत में मानी है, उसको रॉन्ग प्रूफ कर देंगे एंड में, तो हमारा जो भी हमने माना था वो गलत है। ठीक है, इससे वो प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो लेट्स अज्यूम √2 इज रैशनल। अच्छा, मान लिए। सो √2 कैन बी रिटन in form of P/Q, where Q is not equal to 0
P and Q are integers and P and Q are co-primes। ठीक है, co-primes का मतलब फिर से समझा दे रहे कि P और Q में एक के अलावा कोई भी दूसरा फैक्टर नहीं है। ठीक है, ये तो मैंने बस डेफिनेशन स्टेट की है किसी भी रियल नंबर की। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर ऐसे लिख सकते हैं तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम √2 इज इक्वल टू P/Q। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और Q को उधर भेज देंगे तो Q² और P²। ठीक है, या इसी को लिख सकते हैं P² इज इक्वल टू 2Q²। इसमें तो कोई गलती नहीं है, सब ठीक है। अच्छा, P² इज इक्वल टू 2Q² का मतलब क्या हुआ? P² को लिख सकते हैं 2 इंटू Q²। सही बात, 2Q² मतलब 2 इंटू Q²। तो सो 2 डिवाइड्स P²। कोई गलती इसमें? और भाई P² के प्राइम फैक्टराइजेशन में आया उसको लिख सकते हैं 2 इंटू Q² मतलब 2 उसको डिवाइड कर देगा, डिवाइड करने पे Q² आएगा। यही तो लिखे हैं और थोड़े कुछ लिखे हैं। ठीक है, 2 डिवाइड्स P²। सो यूजिंग थ्योरम 1.2 थ्योरम जो कि अभी जस्ट हमने प्रूफ किया है, यूजिंग थ्योरम 1.2 वी कैन स्टेट दैट 2 डिवाइड्स P को भी तो डिवाइड कर देगा। वही जस्ट पढ़ा था कि कोई नंबर है A, अगर वो P² सॉरी कोई नंबर है P जो कि A² को डिवाइड कर रहा है तो वो A को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे कोई नंबर है जिसका नाम है 2, वो अगर P² को डिवाइड कर रहा है तो वो P को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, ये बात ठीक है। यूजिंग थ्योरम 1.2 वी कैन स्टेट दैट 2 डिवाइड्स P। 2 डिवाइड्स P लिए हैं तो हम लोग लिख सकते हैं P इज इक्वल टू सम 2C। ठीक है, C एक कुछ कांस्टेंट है, कुछ नंबर होगा। ठीक है, P को लिख सकते हैं हम लोग 2C। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर कर दीजिए। P² इज इक्वल टू 2C का स्क्वायर, 2C का स्क्वायर इज 4C²। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? P² इज इक्वल टू 4C² लिख दिए और यहाँ पे हम लोग ने P² इज इक्वल टू 2Q² लिखा था। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, वहां से सब्सटीट्यूट कर दीजिए। क्या है वैल्यू वहां पे P² की? P² की वैल्यू दी गई है 2Q² और यहाँ पे P² की वैल्यू दी गई है 4C²। ठीक है, तो 4C² इज इक्वल्स टू 2Q², यही ना होगा? ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दिए, यहाँ पे 2 और 4 कट हो गया तो क्या आया? Q² इज इक्वल टू 2C²। ठीक है, समझ में आया बात? सो 2 डिवाइड्स Q²। अगर Q² को लिख सकते हैं 2 इंटू C² तो मतलब 2 Q² को डिवाइड करता है। और अगर 2 डिवाइड्स Q² है यूजिंग थ्योरम 1.3 अगेन, सॉरी 1.2 अगेन, 1.2 we can state that 2 divides Q। समझे बात? अब दो आर्ग्यूमेंट्स लिखे हैं हम, एक है 2 डिवाइड्स Q, एक आर्ग्यूमेंट मैंने लिखा है 2 डिवाइड्स Q, दूसरा आर्ग्यूमेंट मैंने लिखा है कि 2 डिवाइड्स P। और जब हमने शुरुआत में एजम्पशन लिया था कि √2 इज इरेशनल तो हमने बोला था कि P and Q आर को-प्राइम्स, यानी कि P और Q के कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता 1 के अलावा। ये हमने एज्यूम किया था पर हमने यहाँ पे पाया कि
टू इज अ फैक्टर हियर, राइट, दोनों का फैक्टर है, डिस्पाइट ये मानने के कि पी और क्यू को प्राइम्स है। समझे बात? दिस contradicts the assumption that root 2 is rational as P and Q have 2 as their factor। जो हमारा शुरुआत का assumption था क्या कि रूट टू इज अ रैशनल नंबर, वो कॉन्ट्राडिक्ट हुआ यहाँ पे, क्योंकि उसकी एक प्रॉपर्टी जो की थी पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, वो फॉल्स हो गई। ठीक है, इसीलिए रूट टू इज रैशनल जो हमारा assumption है वो कॉन्ट्राडिक्ट होता है, सिंस पी और क्यू का एक फैक्टर है टू, एज देयर टू इज देयर फैक्टर। अगर टू इनका फैक्टर है, पी एंड क्यू आर नॉट को प्राइम्स। ठीक है, समझ में आया? इस लाइन को एक्चुअली हम लोग को ऊपर लिखना चाहिए, जो लाइन है इसको ऊपर लिखना बेटर होगा। सो P and Q are not co-primes, बस इतना काफी है। hence root 2 is irrational। ठीक है, इसी क्वेश्चन को बस समझने की जरूरत है, बाकी आप कोई भी इरेशनल का प्रूफ करना हो इजीली कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिए प्रोसेस क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है। थॉट प्रोसेस सिंपल सा रहने वाला है। सबसे पहले गिवन रिक्वायर्ड टू प्रूफ ऑफ प्रूफ स्टेट करिए। प्रूफ में हम लोग को बोलना है, इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम लोग को प्रूफ करना है। सबसे पहला स्टेप रहेगा कि रूट टू को मान लेते हैं रैशनल है, और उसकी प्रॉपर्टीज लिस्ट करते हैं, जिसमें हम लोग को एक प्रॉपर्टी के बारे में ज़्यादा खास ध्यान देना है। कौन सी प्रॉपर्टी है वो? कि पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। ठीक है, उसको जब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, यानी कि उनका वन के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। फिर हम लोग सबसे पहले स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, जो भी नंबर दिया है, जैसे रूट टू यहाँ पे दोनों साइड हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया। इससे पता चला कि p का एक फैक्टर है 2 यूजिंग थ्योरम 1.2, ये सब यहाँ पे स्टेटेड है। ठीक है, फिर हम लोग जो पुरानी वैल्यू स्टेटेड थी यहाँ पे, ये पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे दूसरे जगह। p का फैक्टर आया 2, तो p इज इक्वल टू 2c लिखे, इसका भी स्क्वायर कर दिए और वहां से सब्सटीट्यूट कर दिए। इससे हो जाएगा क्या, इससे q का भी फैक्टर आ जाएगा 2, या जो भी कॉमन नंबर है। रूट 3 में 3 आएगा, किसी में कुछ और आएगा। ठीक है, तो इससे एंड में ये फॉलो हुआ कि p और q के फैक्टर्स आ गए, वन के अलावा कोई, जैसे 2। और जब ऐसा हो गया तो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, क्योंकि p और q को प्राइम्स होने थे बट है नहीं, और ऐसे प्रूफ हो जाएगा। तो इस साइकिल को हमेशा बरकरार रखना है। हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे जितने भी लिस्टेड हैं बुक में, और साथ में क्वेश्चंस भी। ये प्रोसेस बार बार करने से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जल्दी से पढ़ते हैं। प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं इसको। सेम चीज सब कुछ रहने वाला है, जल्दी जल्दी करते हैं। ओके, लेट्स assume root 3 is rational. So root 3 is equal to a by b, a and b are co-primes। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे, समझे? हाँ, जब इसको ऐसे लिख दिए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। अच्छा, ये सब जरूरी होता है लिखना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ताकि जो भी आपका कॉपी चेक कर रहा है एग्जामिनर, या आपके लिए भी, मतलब कोई भी आंसर पढ़े तो उसको एटलीस्ट सारा प्रोसेस एक एक करके समझ में आना चाहिए आपने किया क्या है। ठीक है, ऐसे नहीं कि कहीं स्क्वायर कर दिया, कहीं क्यूब कर दिया, कहीं कुछ कर दिया। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। सो
ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही ये बात पता चली हमको, अब हमारे दिमाग में क्या आ रहा है, थ्योरम 1.2। ठीक है, एक एक करके आएगा। सो 3 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। thus जब 3a स्क्वायर का फैक्टर है तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ a यूजिंग थ्योरम 1.2। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए इसमें। सेम चीज रीइटरेट कर रहे हैं बार बार 1.2 का यूज करके, सिंस 3 जो है वो a स्क्वायर का फैक्टर है तो 3a का भी फैक्टर होगा, बस उसको यूज किया हमने। ठीक है, सो a इज इक्वल टू 3c फॉर सम c। कोई वैल्यू c के लिए 3 को a इक्वल टू 3c लिख सकते हैं। c इज जस्ट अनदर फैक्टर ऑफ a। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों जगह तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। यहाँ वाली इक्वेशन हमारी क्या थी, ये थी। इसको थोड़ा बॉक्स में बना के लिख देते हैं कि ये इक्वेशन 1 है। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, वहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो a स्क्वायर की वैल्यू वहां पे 3b स्क्वायर है। सो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। 3 और 9 कट हो गया, यहाँ से आया कि यहाँ से आया b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। समझे बात? जब b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर आया है तो इसका मतलब है कि 3 इज ए फैक्टर ऑफ b। सो यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं हम लोग, यही लिखते हैं। सो 3 इज ए फैक्टर ऑफ b, thus 3 is a factor of b। वहां पे b स्क्वायर था। यूजिंग व्हाट, यूजिंग थ्योरम 1.2। इसका यूज करके हम लोगों ने 3 को b का फैक्टर बोल दिया और 3 को a का फैक्टर तो बोला ही था। ठीक है, सो a and b have 3 as common factor and they are not co-primes। ठीक है, थोड़ी स्पेस क्रिएट कर लेते हैं सर। 3 दोनों में कॉमन फैक्टर है। ठीक है, ए और बी में, और वो को प्राइम्स नहीं है, बट हमने माना था कि वो को प्राइम्स है। ठीक है, दिस अल्टीमेटली contradicts our assumption that √3 is rational। ये नहीं है रैशनल, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस बात को। thus √3 is irrational। ठीक है, इजी है, प्रोसेस को बस याद रखना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। कोई भी नंबर को अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो वो बहुत ही इजी प्रोसेस है। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब 2 स्टेटमेंट पढ़ते हैं और इन पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है कि सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज इररेशनल। ठीक है, एक रैशनल नंबर हो, एक इररेशनल नंबर हो, तो इन दोनों का सम या डिफरेंस जो है वो क्या होगा, हमेशा ही इररेशनल होगा। ठीक है, दोनों रैशनल हो तब तो ऑफ कोर्स रैशनल ही होगा, दोनों इररेशनल हो तो मे बी रैशनल मे बी इररेशनल। यहाँ पे क्या लिखा है, एक रैशनल और एक इररेशनल। ठीक है, चलिए बढ़िया, एग्जांपल्स देखेंगे इसके।
दूसरा स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज इररेशनल। ठीक है, प्रोडक्ट या क्वोशिएंट, चाहे दो नंबर को प्रोडक्ट करिए या उन दोनों को डिवाइड करिए, ठीक है, दोनों ही नॉन जीरो होने चाहिए, रैशनल नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, और एक इररेशनल नंबर ये हमेशा इररेशनल आएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कोई रैशनल नंबर जैसे 4, ठीक है, और इररेशनल नंबर √2, जैसे 4 इंटू √2 विल बी इररेशनल, ये मल्टीप्लाई कर दिए, या 4 बाई √2 विल बी इररेशनल, ये डिवाइड कर दिए। ठीक है, बस शर्त ये रैशनल जब जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, जीरो को तो किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा, तो वो रैशनल हो जाएगा। ठीक है, सम और डिफरेंस वाला एक चीज़ है, और दूसरा प्रोडक्ट और क्वोशिएंट वाला। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग प्रूफ किया जाए इन दोनों स्टेटमेंट से रिलेटेड। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन स्टेट करता है कि शो दैट 5 माइनस √3 इज इररेशनल। ठीक है, चलिए ट्राई आउट करते हैं। 5 माइनस 3 एक नंबर दिया हुआ है और प्रूफ करना है कि 5 माइनस 3 इज इररेशनल। दोनों हो गए गिवन और रिक्वायर्ड टू प्रूफ। प्रूफ पे पढ़ते हैं। ठीक है, वही सेम ओल्ड प्रोसेस, पहले हम लोग इसको मान लेंगे कि ये एक रैशनल है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम लोग इसको प्रूफ किया जाएगा। ठीक है, लेट्स एज्यूम 5 माइनस √3 इज रैशनल, मान लिए। सो 5 माइनस √3 इज इक्वल टू ए बाई बी। ठीक है, ए बी आर इंटीजर्स, और क्या प्रॉपर्टी होता है, बी इज नॉट इक्वल टू 0, ए बी आर को प्राइम्स। ठीक है, लिख सकते हैं। अच्छा, अब क्या करना है, इसमें हम लोग को पता है कि √3 क्या है, इरेशनल है। ठीक है, 5 माइनस √3 प्रूफ करना है इरेशनल है, बट √3 तो पता है, तो उसको एक साइड कर लीजिए। ठीक है, उसको एक साइड कर लेते हैं, ये चीज़ है इसमें, ये ट्राई करना है। ठीक है, 5 माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू √3। ठीक है, या इसको 5b माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू √3। अच्छा ठीक, अब हम लोग को राइट साइड पता है कि √3 एक इररेशनल नंबर है, पर लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में 5b माइनस ए अपॉन बी, जहां पे a एंड b आर इंटीजर्स। सही बात, a और b क्या है, इंटीजर्स है। तो हियर 5b माइनस a बाई b is a rational number as a and b are integers। अरे जब ऊपर भी 5 इंटू बी माइनस ए है, कोई भी रैशनल नंबर का मतलब 5 इंटू बी, एक इंटीजर इंटू इंटीजर माइनस इंटीजर अगेन, तो ऊपर वाला इंटीजर हो गया। ठीक है, अपॉन में क्या है, बी इंटीजर है, बी जीरो भी नहीं है, यही तो हम लोग ने स्टेट किया था। तो जब इतना इंटीजर बाय इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि 5b माइनस ए बाई बी इज रैशनल, बट ऑन राइट हैंड साइड √3 is irrational, √3 तो irrational है। ठीक है, this contradicts our assumption that √3 is rational। ये सब चीज गलती क्यों आई, √3 नहीं 5 माइनस √3 तो हम लोग को पता था रैशनल। ये जो लास्ट में गलती आई, गलती क्या आई कि लेफ्ट साइड में हमारा एक रैशनल नंबर बन रहा है 5b माइनस ए बाई बी, और राइट साइड में √3 जो कि हम लोग को पता है कि ये रैशनल नंबर है। तो ये डिफरेंस क्यों आया, ये एक साइड इरेशनल एक साइड रैशनल, इसलिए आया क्योंकि हम लोग का एजम्पशन जो था कि 5 माइनस √3 इज रैशनल, डेट इज रॉन्ग। उसी में हम लोगों ने बोला कि 5 माइनस 3 को लिख सकते हैं ए बाई बी के तौर पे। ठीक है, जहाँ पे ए और बी इंटीजर्स है। 5 माइनस √3 इज इरेशनल। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट का एक एग्जांपल कर लिया हम लोग ने, एक रैशनल नंबर और
इररेशनल नंबर का डिफरेंस था ये, ठीक है, ये प्रूफ हो गया, ठीक, समझ में आया? ये पिछले से भी काफ़ी इजी, उसमें तो कहीं कहीं स्क्वायर करना है, ठीक है, फिर सब्स्टिट्यूट करना है, फिर शो करना है कि एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, इतना करना ही नहीं है इसमें, ठीक है। आप लोगों को डायरेक्टली पता है कि जो भी यहाँ पे 5 - √3 में √3 है, √2 होता है तो √2 होता है, √5 होता है तो √5 होता है, ये हम लोग को पता है कि इर्रेशनल है, ठीक है। चलिए लास्ट एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट वाला है, जो सेकेंड वाला टाइप था प्रोडक्ट या क्वेश्चन, इसमें प्रोडक्ट हम लोग करेंगे, ठीक है। शो डैट 3 √2 इज इर्रेशनल, ठीक है। गिवन वगैरह पहले स्टेट कर लेते हैं, गिवन ये एक अच्छी आदत है, मतलब इतने सिंपल क्वेश्चन में करने की ज़रूरत तो नहीं है, पर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे जैसे जब मेंसुरेशन वगैरह लगाएंगे तो अभी से ही आदत डाल लीजिए। गिवन ए नंबर 3 √2, ठीक है। रिक्वायर्ड टू प्रूफ, क्या है भाई रिक्वायर्ड टू प्रूफ? 3 √2 इज इर्रेशनल, ये प्रूफ करना है हम लोग को, ठीक है। प्रूफ करते हैं, सेम ओल्ड प्रोसेस, ठीक है। लेट्स assume 3 √2 is rational, मान लिया कि 3 √2 रैशनल है, सो 3 √2 कैन बी रिटन एज a/b, जहाँ पे a b बिलोंग्स टू इंटीजर्स हैं, ठीक है, b इज नॉट इक्वल टू 0 और a b आर को प्राइम्स, ठीक है। को प्राइम्स वाला चीज़ जो है ना, ये आपको मानना पड़ता है, मतलब जैसे एग्जांपल बस बताता हूँ, 2/3 एक रैशनल नंबर है, 4/6 भी एक रैशनल नंबर है, पर 4 और 6 का तो फैक्टर है 2, तो उसको इन द एंड काट के हम लोग 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ज़रूरी है ए और बी को प्राइम्स हो, पर हम लोग मान ही रहे हैं ऐसा, ठीक है, कि अरे भाई 4/6 होगा तो काट के 2/3 लिख दोगे ना, तो जो 2/3 वाला है वो मान रहे हैं, मतलब कि एक ना एक पेयर तो ऐसे एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे को प्राइम्स आ जाएंगे। मान लो ए और बी का फैक्टर है, जो भी फैक्टर उसे काट देंगे दोनों को, तब तो आ जाएगा कोई और। तो हम लोग सबसे बेटर तरीका है कि मान ही लेते हैं ऐसा जिसमें को प्राइम्स हो, ठीक है। ये चीज़ होती है, कंफ्यूजिंग होता है ये थोड़ा मोड़ा, लोग सोचते हैं कि 4/6 इरेशनल है, क्या ऐसा नहीं है, उसको भी काट के हम लोग लिख सकते हैं, तो इसलिए बस को प्राइम्स वाला चीज़ बनाया गया। ओके, सो 3 √2 कैन बी रिटन एज a/b, सही बात है, तो लिख दीजिए 3 √2 इज इक्वल टू a/b। पिछले क्वेश्चन में कहे थे कि आपको जो चीज़ पता है इरेशनल उसको एक साइड कर लो, ठीक है, तो √2 इज इक्वल टू a/3b, ठीक है। अब ये हमने लिख दिया, a और b इंटीजर्स हैं, तो a/3b एक रैशनल नंबर होगा, बिल्कुल होगा, b इज नॉट इक्वल टू 0 भी है। हियर a/3b is rational, as a and b are integers, also b is not equal to 0। और जब ये एक रैशनल नंबर है, बट ऑन लेफ्ट हैंड साइड √2 इज इर्रेशनल, सही बात, तो दोनों एक जगह इर्रेशनल एक जगह रैशनल, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, क्यों आया है कॉन्ट्राडिक्शन? अराइज बिकॉज ऑफ wrong assumption that क्या नंबर था? 3 √2, 3 √2 इज रैशनल। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हम लोगों ने माना 3 √2 रैशनल, उसको फिर लिख सकते थे a/b के फॉर्म में, और a/b के फॉर्म में लिखने के बाद ही ये इश्यू आया कि यहाँ पे एक साइड इरेशनल है एक साइड रैशनल है, ठीक है। thus 3 √2 is irrational,
ठीक है, ये भी प्रूव्ड हो गया। ठीक है, हेंस प्रूव। लास्ट में हेंस प्रूव लिखने में बहुत मजा आता है। तो इसमें बस हम लोग ने इरेशनल नंबर की पहले डेफिनेशन पढ़ी। ठीक है, फिर हम लोग ने एक थ्योरम पढ़ा कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। ठीक है, p इज अ प्राइम नंबर, उसका प्रूफ पढ़ा। और फिर इसका यूज करके हम लोग ने दो क्वेश्चन सॉल्व किए कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है या रूट 3 भी इरेशनल नंबर है। कोई भी रूट कर लेंगे, रूट 5, रूट 7, कुछ भी। ठीक है, जो भी हो। हम्म, इसका हम लोग ने प्रोसेस भी अच्छे से बकायदा वीडियो में पढ़ाया हुआ है, उसको ध्यान से देखिए। और फिर दो स्टेटमेंट्स पढ़े कि difference is sum of an irrational number and rational number is irrational, or product and quotient of a non-zero rational and irrational number is a an irrational number। ठीक है, इन दोनों पे एक एक एग्जांपल्स किए। ये पिछले से भी इजी है और भी इजी, क्योंकि इसमें हम लोग को बस जो भी फ्रैक्शन बनेगा उसको प्रूफ कर देना है कि एक इरेशनल है और एक साइड में इरेशनल। जो भी इरेशनल वाला पार्ट है उसको एक साइड कर लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।